नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। एक शख्स सरेआम अपने घर के ठीक बाहर 10 फीट गहरा एक गड्ढा खुदवाता है। इस गड्ढे को खुदवाने के लिए वो बाकायदा जेसीबी मशीन बुलाता है। पूरा मोहल्ला इस गड्ढे का गवाह बनता है। इधर गड्ढा खुदता है और उधर उसके ठीक 3 दिन बाद शहर से एक महिला गायब हो जाती है। अब पुलिस उस महिला को ढूंढते ढूंढते आखिरकार उसी गड्ढे के पास आकर रुकती है। दरअसल कातिल ने कत्ल करने से 3 दिन पहले ही गड्ढे को खुदवा दिया था। राजस्थान की खूबसूरत शहरों में से एक है ये जोधपुर। जोधपुर सन सिटी और ब्लू सिटी के नाम से दुनिया भर में जाना जाता है। दूर दूर से सैलानी इस शहर को देखने आते हैं, लेकिन इसी खूबसूरत शहर का एक बदसूरत चेहरा इस गड्ढे की शक्ल में शहर के सामने आया है। यह जोधपुर का एक मोहल्ला है, नाम है गंगाड़ा। इसी मोहल्ले में ये घर है। इस घर के मालिक का नाम है गुलामुद्दीन। 23 अक्टूबर को गुलामुद्दीन ने अचानक जेसीबी मशीन बुलवाकर ठीक अपने घर के बाहर यहां पर एक गड्ढा खुदवाया। 10 फीट गहरा गड्ढा। पूरे मोहल्ले ने जेसीबी मशीन भी देखी और खुदते हुए इस गड्ढे को भी देखा, लेकिन कुछ दिन पहले खुदा गड्ढा और फिर भरा जा चुका गड्ढा अब पुलिस वाले अपनी निगरानी में फिर से खोदना शुरू करते हैं। एक बार फिर से 10 फीट गहरे गड्ढे की गहराई नापी जाती है और फिर ठीक 10 फीट नीचे से अनीता बाहर निकल आती है। जाहिर है मुर्दा। हाल के वक्त में देश में कत्ल और कत्ल के बाद लाशों को छुपाने और ठिकाने लगाने के जो ट्रेंड सामने आ रहे हैं, उससे जोधपुर की यह कहानी बिल्कुल जुदा है। यहां कातिल कत्ल करने से पहले ही लाश को ठिकाने लगाने का इंतजाम कर लेता है। कत्ल करने से 3 दिन पहले ही गड्ढे की शक्ल में एक कब्र खोदी जाती है और जब सारी तैयारी पूरी हो जाती है तब कातिल कत्ल करता है और फिर 3 दिन पहले खोदे गए गड्ढे में लाश को दफना देता है। आइए अब शुरू से पूरी कहानी शुरू करते हैं। यह जोधपुर में मौजूद अग्रवाल टावर है और इसी टावर के अंदर यह है सनशाइन ब्यूटी पार्लर। ये ब्यूटी पार्लर अनीता चौधरी चलाती हैं। 50 साल की अनीता चौधरी शादीशुदा हैं और उनका एक बेटा है। 26 अक्टूबर की सुबह अनीता रोजाना की तरह घर से ब्यूटी पार्लर पहुंचती है और फिर कुछ देर बाद ही वहां से निकल जाती है। काफी देर तक जब वो ब्यूटी पार्लर नहीं लौटती तो ब्यूटी पार्लर की एक महिला स्टाफ उन्हें फोन करती है। फोन बंद था। बाद में वो अनीता के पति को फोन करती है। अनीता के पति को जैसे ही ये बात पता चलती है वो उसे हर तरफ ढूंढना शुरू कर देते हैं। अनीता का मोबाइल लगातार बंद आ रहा था। 7 बजे के लगभग मेरे पास में उसकी खास सहेली बहन जे उसका फोन आया कि जिया जी दीदी का फोन नहीं लग रहा है, उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। मैंने कहा मोबाइल सोच के अभी 2 बजे तो मेरी बात हुई है। वो पीए से बोले आपको गाड़ी चेक घर जाऊँ नहीं तो मैं एक्टिवा लेके दुकान चली जाऊँ। मैंने कहा तू दुकान चले जा, तो नहीं बोले 5 बजे मोबाइल बंद आ रहा है। उसने ट्राई किया होगा मोबाइल का, मैंने तो लगाया ही नहीं था फोन। 2 बजे तो बात हो गई थी, मैं क्यों लगूँ क्या। मैं नीचे आया, बच्चे को फोन किया, मैंने कहा बेटा तेरी मम्मी का स्विच ऑफ बता रहा है, दुकान तो खुली है। तो नीचे क्यों, वो सामने एक्टिवा पड़ी मेरी। इसको पूछा, मैंने कहा बेटा तो देख तो किसी को पूछ के पता नहीं चला। फिर हमने ढूंढा, पता नहीं किया। तो फिर मैंने बच्चे को कहा चल बेटा एफआईआर दर्ज कर, थाने में गुमशुदगी लिखा था, अपना पता करे कहाँ गई। उस दरमियान हमने 8 साढ़े 9 बज गए लगभग। सब रिश्तेदारों से भी पूछा फोन करके, पता किया। मैंने कहा आपके यहाँ आई क्या, और पैदल कहाँ जाएगी। अनीता की तलाश में 26 अक्टूबर का पूरा दिन और पूरी रात बीत जाती है, पर अनीता नहीं मिलती। आखिरकार 27 अक्टूबर को अनीता के पति पुलिस में अनीता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देते हैं। अब पुलिस अनीता की तलाश में जुट जाती है। 4 दिन बीत जाते हैं, अनीता का कोई सुराग नहीं मिलता। मगर इसी बीच अनीता के पति मनमोहन के पास अनीता की एक सहेली सुमन का फोन आता है। सुमन मनमोहन से कहती है कि उसे शक है कि अनीता को तैयब अंसारी नाम के एक प्रॉपर्टी डीलर ने किडनैप कर लिया है।
सुमन मनमोहन से यह भी कहती है कि अनीता के पास कुछ ऐसा जरूर था जो तैयब अंसारी की इमेज को नुकसान पहुंचा सकता था। तैयब अंसारी पाली का रहने वाला है और अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में भी उसकी अच्छी खासी दखल है। सुमन के साथ इस बातचीत को सुमन के कहने पर ही मनमोहन ने रिकॉर्ड कर लिया और फिर इसे पुलिस को भी दिया। उस बातचीत का कुछ हिस्सा आप भी सुनिए। लेकिन अनीता जी कट है कही मैं आज अंसारी ने तो फोन करूला। कहा कर लो भली, ठीक है, अंसारी ने फोन करूला। वो बड़ा 4 दिन और महीने 3-4 दिन और महीने अगर मारे हाथ तक कहीं हुआ है तो 100% अंसारी नो गुनहगार है। क्यों ध्यान डाल है इनके पास आमदन भेद सब है, चेक पैसा। जने मैं थाने बता रही हूँ हो सके हमारी मिसेज जो अनबन होगी वे और उन्होंने भी कीन के इलाज कर दिया वे और की भी कर सके। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग के बाद पुलिस ने तैयब अंसारी से भी संपर्क किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अनीता का कोई सुराग नहीं मिला, पर तफ्तीश जारी थी और इसी तफ्तीश के दौरान पुलिस को एक सीसीटीवी कैमरा जरूर मिलता है जो अनीता के ब्यूटी पार्लर के बाहर सड़क किनारे लगा था। इस कैमरे में अनीता दिखाई देती है। 26 अक्टूबर की दोपहर को पीला सूट पहने अनीता एक ऑटो में बैठती नजर आती है। तस्वीर देखकर साफ लगता है कि वो बगैर किसी दबाव के अपनी मर्जी से ऑटो में बैठ रही है। जैसे ही एमपीआर दर्ज हुआ, पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज ये सब एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ी और सीसीटीवी फुटेज के एनालिसिस से फिर ये पता चला कि ये जो आरोपी है गुलामुद्दीन उसके घर तक पहुंची है। वीडियो फुटेज की और बारी आई चेक करने की। जब भी हमने ही चेक कराया सारा, एक कोई दुकान वाले थे उन्होंने वीडियो चेक कराने से पहले मना कर दिया था। फिर पुलिस वालों ने जब बात की तो वो एग्री हुए और फिर मैंने ही मेरे एक जो हमारे परिचित है कैमरामैन उनको बुलाया था जो सीसीटीवी का और काम करते हैं। फिर उनसे सारी फुटेज वगैरह चेक करी। जब पता लगा मम्मी एक टैक्सी में गए थे, उस टैक्सी का वीडियो फुटेज में कोई भी साफ आ नहीं रहा था नंबर वगैरह। जब 1-2 वीडियो फुटेज वगैरह चेक की थी हमने उसी रात को, जब पता लगा था मम्मी चाबी दे के और पैदल तकरीबन 2:30 बजे के आसपास कहीं गए हैं। उसके बाद में से फोन मम्मी का स्विच ऑफ आ रहा था। हमने आसपास दुकानों में सब जगह पता किया, कुछ पता नहीं लगा। अब इसी सीसीटीवी के सहारे पुलिस उस ऑटो वाले की तलाश में जुट जाती है। आखिरकार ऑटो वाला मिल जाता है। इसके बाद जब उससे पूछताछ होती है तो वो बताता है कि उसने 26 अक्टूबर की दोपहर को अनीता को गंगाना इलाके में ड्रॉप किया था। उसके बाद में जब आसपास में देखा तो कहीं और सीसीटीवी कैमरे में कुछ नहीं मिला। मैं, पापा और हमारे कुछ परिचित हैं वो सरदारपुरा में एक टैक्सी वाले को फोटो दिखा के पूछ रहे थे कि आपने इनको कहीं छोड़ा है क्या, आप इनको जानते हो क्या। जब जाके पापा को एक टैक्सी वाला मिला, उसने बताया कि हाँ मैंने इनको छोड़ा। जब हमने फिर पुलिस वालों को उस टैक्सी वाले से मिलाया और उसको बोला कि यही टैक्सी वाला लेके गया था आगे। अब पुलिस के सामने सवाल ये था कि गंगाना में अनीता का कौन जानकार रहता है। अनीता के पति और रिश्तेदारों से पूछताछ हुई तो एक नई कहानी सामने आई। जिस जगह अनीता का ब्यूटी पार्लर है ठीक उसके सामने एक ड्राई क्लीन की दुकान है, स्टार ड्राई क्लीनर। और इसी स्टार ड्राई क्लीनर का मालिक गुलामुद्दीन गंगाना में ही रहा करता था। चूंकि अनीता और गुलामुद्दीन की दुकानें आमने सामने थी, लिहाजा वर्षों से दोनों एक दूसरे को जानते थे। ये जानकारी मिलते ही अब जोधपुर पुलिस की एक टीम सीधे गंगाना में गुलामुद्दीन के घर पहुंचती है। व्यवहार के अंदर तो मेरे को जितना पता था कि जब कभी उसकी गाड़ी खराब हो जाती थी, क्योंकि मार्केट में आमने सामने दुकानें थी, कभी उसकी गाड़ी खराब हो जाती थी तो मम्मी की लेके चला जाता था कि हाँ दीदी गाड़ी दे दो, खराब हो गई, कल सुबह सही कराऊंगा, रात हो गई। कभी कोई जो हाथ उधार पैसे चाहिए होते थे तो मांग लेता था तो मम्मी में मदद कर देती थी। लास्ट टाइम से भी कुछ पैसे दिए हुए थे तो उसने कहा कि दीदी अभी है नहीं तो बाद में ले लेना, बाद में। तो मम्मी ने क्लियर किया था तेरे पास में जब भी व्यवस्था हो दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। उसके बावजूद भी ऐसा करने लगे। जबकि हमारे तो घर के जो छोटे मोटे उसकी जो दुकान थी उसके रिलेटेड जो भी काम थे उसी से होते थे। जैसे प्रेस हो गया, कोई ड्राई क्लीन कराना हो गया, वो सब वही करवाते थे। मतलब एक मम्मी गुलामुद्दीन को एक भाई की तरह मानती थी। हाँ, व्यवहार था जो आसपास में आमने सामने पड़ोसियों में व्यवहार होता है वैसा व्यवहार था, पूरा सही था। कहीं से कोई नहीं पता चीजें लगती थी। जब जोधपुर पुलिस गुलामुद्दीन के घर पहुंची तो पता चला कि वो पिछले 2 दिनों से घर पर है ही नहीं।
अब तक पुलिस की एक टीम गुलामुद्दीन की भी लोकेशन को ढूंढने में लगी थी। इसी दौरान एक सीसीटीवी कैमरे में गुलामुद्दीन भी नजर आता है। 29 अक्टूबर को गुलामुद्दीन एक्टिवा स्कूटी पर बैठा जोधपुर रेलवे स्टेशन की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। गुलामुद्दीन का यूं अचानक गायब हो जाना पुलिस को शक में डाल देता है। इसी के बाद अब पुलिस गुलामुद्दीन की बीवी आबिदा से पूछताछ शुरू करती है। थोड़ी देर तक इधर उधर घुमाने के बाद आखिरकार अब आबिदा सच बोलना शुरू करती है। और उसका पहला सच ये था कि 8 दिन पहले उसके घर के ठीक बाहर 10 फीट गहरा जो गड्ढा खोदा गया और फिर उसे भरा गया, अब पुलिस वाले फिर से उस गड्ढे को खोदें। तो वो आबिदा ही थी जिसने पुलिस वालों को जेसीबी मशीन मंगाकर अपने ही घर के बाहर बने इस गड्ढे को दोबारा खोदवाया था। आबिदा के कहने पर ही इसी गड्ढे से अनीता बाहर आई थी, 6 टुकड़ों में। इस वक्त ये जो गाड़ी में आप पॉलीथीन के बैग देख रहे हैं, इन्हीं अलग अलग बैगों में अनीता टुकड़ों में सिमटी हुई है। ये जो खड्डा आपको दिख रहा है, इस खड्डे को 12 फीट खोदा गया और 12 फीट खोदे हुए गड्ढे में से पुलिस ने 30 अक्टूबर को अनीता के 2 कट्टों में शरीर के 6 टुकड़ों को बरामद किया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर मुख्य आरोपी है जो गुलामुद्दीन, वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ये वो घर है जो गुलामुद्दीन आरोपी मुख्य उसका घर है। उसके घर के बाहर ही इस 27 को जो गुमशुदगी दर्ज हुई थी, उससे 2 या 3 दिन पहले जेसीबी से इस खड्डे को खुदवाया गया था। इस बात की पुष्टि गुलामुद्दीन की पत्नी आबिदा ने कर दी है कि उन्हें पता था कि अनीता का मार दिया जाएगा, लेकिन 27 तारीख को अनीता सीसीटीवी फुटेज है, उस फुटेज में साफ तौर पर दिखती है कि टैक्सी में सलवार सूट में पहनकर और वो निकलती है। वो सीसीटीवी हमारे पास मौजूद है। उसके बाद जब पुलिस को सूचना मिलती है कि इसकी गुमशुदगी दर्ज हुई है, तो 28 अक्टूबर को सरदारपुरा पुलिस वहां सीसीटीवी देखने के बाद पता लगाती है कि वो टैक्सी में बैठकर निकली है। उस टैक्सी मालिक का पता किया जाता है, जिस पर पूछताछ पर टैक्सी मालिक कहता है कि मैंने अनीता चौधरी को गंगाना छोड़ा और यहाँ ये जो घर है, इस घर से तकरीबन 1 किलोमीटर पहले उसको छोड़ा गया। आबिदा अनीता का सच अब उगल चुकी थी। 6 टुकड़ों में बंटी अनीता की लाश पुलिस के कब्जे में थी। कपड़ों से अनीता के पति ने लाश की शिनाख्त भी कर ली थी, लेकिन आबिदा का शौहर गुलामुद्दीन अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर था। लिहाजा पुलिस ने आबिदा से ही पूरी साजिश और साजिश की कहानी सुनने का फैसला किया। इसके बाद आबिदा ने जो कहानी सुनाई, वो कहानी ये थी। 26 अक्टूबर की दोपहर ऑटो में बैठकर अनीता गंगाड़ा में गुलामुद्दीन के ही घर गई थी। दरअसल गुलामुद्दीन ने उसे अपने घर बुलाया था। घर पहुंचने के बाद गुलामुद्दीन और आबिदा ने अनीता को शरबत में बेहोशी की दवा मिलाकर पिला दी। जब अनीता बेहोश हो गई तो गुलामुद्दीन ने चाकू से उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसकी लाश के 6 टुकड़े किए। फिर सारे टुकड़ों को उसने बड़े बड़े पॉलीथीन के बैग में पैक कर दिया। इसके बाद दोनों मियां बीवी रात होने का इंतजार करने लगे। गुलामुद्दीन पहले से ही प्लास्टिक की थैलियां और बहुत सारा इत्र खरीद कर ला चुका था। प्लान के तहत ठीक घर के सामने बाकायदा जेसीबी मशीन बुलाकर गड्ढा भी खुदवा चुका था। जैसे ही रात काली होनी शुरू होती है, दोनों मियां बीवी एक एक कर लाश के 6 टुकड़ों को पॉलीथीन समेत इसी गड्ढे में डाल देते हैं। लाश के टुकड़े डालने के बाद इत्र की दर्जनों शीशियां भी ढक्कन खोलकर पॉलीथीन के चारों तरफ रख देते हैं। फिर रात के अंधेरे में ही दोनों 10 फीट इस गहरे गड्ढे को बराबर कर देते हैं। हैरानी की बात यह है कि आसपास कई घर हैं, लेकिन किसी को भी कोई भनक तक नहीं लगी। डॉक्टर अशोक शर्मा, जोधपुर, आज तक। अमूमन कातिल कत्ल करने के बाद लाश को ठिकाने लगाने की सोचता है, लेकिन यहाँ कातिल ने कत्ल करने से 3 दिन पहले ही ये सोच लिया था कि वो लाश को अपने घर के सामने ही गड्ढे में दबा देगा। पर सवाल ये है कि आखिर कातिल ने ऐसा क्यों किया, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि आखिर अनीता के साथ उसकी क्या दुश्मनी थी, और क्या इस कत्ल की वजह को लेकर जोधपुर पुलिस की जो थ्योरी सामने आ रही है
क्या वो पूरी तरह सही है या फिर उसमें कुछ झोल है? अब पुलिस के सामने सवाल यह था कि आखिर अनीता का कत्ल क्यों हुआ, जबकि तफ्तीश के मुताबिक अनीता और गुलामुद्दीन करीब 20 साल से एक दूसरे को जानते थे। आमने सामने दुकान होने की वजह से इनकी रोजाना की मुलाकात थी, पर दोनों का काम जुदा था। अनीता ब्यूटी पार्लर चलाती थी, जबकि गुलामुद्दीन की ड्राई क्लीन की दुकान थी। यानी आपस में दोनों का कोई पेशेवर कंपटीशन नहीं था। तो फिर कत्ल की वजह क्या थी? तो पुलिस की माने तो अनीता का कत्ल लालच की वजह से हुआ। दरअसल अनीता को सोने के गहने पहनने का शौक था। वो ब्यूटी पार्लर भी आती तो अक्सर बहुत सारे गहने पहने होती। इधर गुलामुद्दीन को जुए की लत लग चुकी थी और इसी जुए के चक्कर में उसके सिर 12 लाख रुपए का कर्ज चढ़ चुका था। कर्ज उतारने का जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो अचानक उसे ये ख्याल आया कि अगर अनीता के सोने के जेवर को लूट लिया जाए तो उसे लाखों रुपए मिल जाएंगे। बस इसी के बाद गुलामुद्दीन ने अपनी पत्नी आबिदा को भी इस साजिश में अपने साथ शामिल कर लिया। बेसिकली आरोपी और उसके परिवार पर कर्जे की बात सामने आई है और लूट की बात सामने आई है, पर यह मैं स्पष्ट करना चाहूंगा ये अभी तक के अनुसंधान से है और अभी तक जो पूछताछ हुई है। लेकिन यहां पुलिस की थ्योरी में एक झोल है। 26 अक्टूबर की दोपहर जब अनीता इस ऑटो में बैठ रही थी तब पीली सूट में नजर आ रही अनीता के जिस्म पर सोने के गहने कम थे। अब अगर अनीता के कत्ल की वजह उसके जेवर को डाल रही है। इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े हुए लोगों से पुलिस कड़ी पूछताछ कर रही है। तकरीबन 15 से 18 लोगों को पुलिस ने डिटेन कर रखा है। धीरे धीरे उनसे राज खुल रहे हैं और उस राज में कहीं ना कहीं आबिदा है जो उस गुलामुद्दीन की पत्नी है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगा गया है। कौन लोग शामिल है, कितने लोग शामिल है, पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। और अब इस पर हमें जो हमारे सूत्रों ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से गुलामुद्दीन ने अनीता के टुकड़े कर और उसको दफना दिया था, हालांकि उसके बाद से गुलामुद्दीन डर रहा था, लेकिन उसने अपने जो साला है उसको यहाँ बुलाकर उन्हें अपनी आप बीती बताई कि डर लग रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो यहाँ जोधपुर में मौजूद रहा। और जैसे ही घटना का पता चला तो वो राजस्थान का जोधपुर और अपितु राजस्थान भी छोड़कर बाहर निकल गया है। जोधपुर पुलिस ने प्रॉपर्टी से जुड़े लोगों को भी डिटेन किया है। जैसे जैसे पूछताछ की जा रही है तो कुछ न कुछ पुलिस को खुलासे होते जा रहे हैं। अब ये देखना होगा कि इस पूरे जघन्य अपराध को लेकर पुलिस कब बड़ा खुलासा करती है और कब गुलामुद्दीन तक पहुंचती है। डॉक्टर अशोक शर्मा, जोधपुर, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।